हेलो 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 हेलो, कैसा चल रहा है? क्या चल रहा है बच्चों? बहुत टेंशन बनी हुई है। टेंशन तो किस बात की बनी हुई है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है, टेंशन भी बनी हुई है। पेपर आ चुका है 6 का, ये चैप्टर जेंडर रिलीजन कास्ट। ये चैप्टर धूम मचा रहा है भाई। कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े? फेडरलिज्म इजी है, पावर शेयरिंग इजी है, बाकी के चैप्टर्स इजी है, लेकिन ये और एक लास्ट जो चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, बड़ा कन्फ्यूजन है इनमें कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो चिंता नॉट, ये फटाफट ये वीडियो देखो, मज़ा आ जाएगा, इसको समझ आ जाएगा। जो भी अभी तक का डाउट था ना, सब क्लियर हो जाएगा। देखो, एक एक करके ध्यान देते हैं, ठीक है? थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इस द रीज़न बीइंग कि थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें देखो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये पूरा चैप्टर, जेंडर में, कास्ट में और रिलीजन में। कि पॉलिटिक्स में जब जेंडर, रिलीजन या कास्ट, इन तीनों में से किसी का भी एक्सप्रेशन करते हैं तो उसका कारण, उसका असर क्या पड़ता है, उसका पहले तो कारण क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेंडर की। देखो, डिवीजन दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के नहीं होते, और भी तरीके के, मेल फीमेल अदर्स होते हैं। अब इसमें मेल, हमारी क्या है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है? अब होता क्या है कि सिर्फ जेंडर का फिजिकल बॉडी के हिसाब से डिवीजन नहीं है, डिवीजन है मानसिकता का, एक्सपेक्टेशन, स्टीरियोटाइप्स हमने जेंडर को लेकर बना रखे हैं, राइट? बनाए हुए हैं ना। तो उन सुनते रहना, ध्यान लगा के सुनना, ठीक है? अब वो स्टीरियोटाइप्स आज के बने हुए नहीं है, वो पुराने जमाने के बने हुए हैं। और इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को लेकर, स्टीरियोटाइप यानी ओपिनियंस, लोगों के दिमाग में बैठे हुए कुछ विचार कि मैन होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, उसी की वजह से क्रिएट होता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी जेंडर की वजह से लेबर का डिवीजन करना कि मेन सर्टेन काम करेंगे, बाहर से पैसे कमाने का काम, ये एक सर्टेन काम है जो मेन करेंगे, और सर्टेन ऐसे काम है जैसे झाड़ू पोछा, खाना बनाने का काम, वो विमेन करेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, व्हाट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है। तो इट इज अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज ईदर डन बाय अ वुमेन और ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज बाय देम थ्रू डोमेस्टिक हेल्पर्स। यानी सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि डिवीजन ऑफ वर्क on the basis of gender. That means the housework will be done by women especially, and the work which belong to the outside of family, or any work which involves outside world, that will be dealt by male member of the family. That's sexual division of labor. समझ में आ गया? So division of labor on the basis of gender, इसको sexual division of labor कहते हैं। अब हुआ क्या, पुराने ज़माने से विमेंस की जो लाइफ थी, विमेंस की लाइफ और वुमेन्स का जो पोजीशन थी सोसाइटी में, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है? अब इसकी वजह से क्या हुआ कि विमेंस का पॉलिटिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में बहुत कम क्या बोल सकते हैं, रोल रहा। तो इस चीज़ को, इसको आवाज़ उठाने के लिए काफ़ी लोग इसमें प्रयास करा, काफ़ी विमेंस ने भी, कुछ एक्टिविस्ट ने भी प्रयास करा कि विमेंस का भी सोसाइटी में कुछ रोल है, इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, ठीक है? तो इसी के लिए, इसी को हम बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। ये दूसरा टर्म है, पहला सेक्सुअल डिवीजन, दूसरा फेमिनिस्ट मूवमेंट। मैं क्विक क्विक वो पॉइंट्स हाईलाइट कराऊंगा, क्रिस्टल क्लियर क्रिस्प वो पॉइंट्स हाईलाइट कराऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? मैं ये फालतू की बातें नहीं बोलूंगा, ये ही एग्जाम में आएगा, ये वो एग्जाम में आएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ो, ठीक है? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता भाई, अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम्स होते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रोटेक्ट कर दोगे उसको, ठीक है? सो ये देख रहे हो, तो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से ये हुआ है कि लो वुमेन की जो पोजीशन थी वो बहुत सोसाइटी में कम रही है, और मेन की पोजीशन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हुआ है, विमेंस की पोजीशन को उठाने के लिए सोसाइटी में फेमिनिस्ट मूवमेंट है। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होते हैं? ऐसे विमेन मूवमेंट्स जिसमें विमेंस के लिए, ठीक है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, स्पेशली विमेंस के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की बात होती है। सो अ वुमेन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन। सो फेमिनिस्ट मूवमेंट यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एंड पॉलिटिकल राइट फॉर मैन हो चाहे विमेन हो, मैन हो चाहे विमेन के लिए पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ इक्वल होने चाहिए, मैन एंड विमेन बोथ, ठीक है? उसको फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। तो ऐसा हुआ था,
ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, वाई डू पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर वीमेन। कि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, पॉलिटिक्स में जेंडर के इश्यूज को उठाना, ये क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आया भी हुआ है। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन या पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ जेंडर इज इम्पॉर्टेंट, वाई, एक्सप्लेन, क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला इस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया विमेन का सोसाइटी में, अब देखो कुछ चीज़ें तो खुद से भी लिख सकते हो, विमेन का सोशल लाइफ में जो रोल है वो कम है ना, पॉलिटिकल लाइफ में या सोशल लाइफ में द रोल ऑफ वुमेन इज लेस, है ना। क्या लिखे हैं इसको, रुको, इन सोशल लाइफ। इसके अलावा आजकल इसकी वजह से, ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, विमेंस आर नाउ वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स, है ना, एंड टीचर्स, विच वर अर्लियर नॉट द पोजीशन फॉर विमेन। इसकी वजह से विमेन को के रोल को सोसाइटी में उठाने की वजह से क्या हुआ है कि विमेन अब साइंटिस्ट बन गई हैं, टीचर्स बन गई हैं, डॉक्टर्स बन गई हैं। पहले ऐसा केस नहीं था। जैसे पहले तो देखो, ये फ़ोटो मैंने डिस्कस भी करी है अपने शॉर्ट में, परसेप्शन ऑफ एन आइडल वुमेन। कैसा, टीवी सीरियल मेकर के लिए एक आइडल वुमेन वो होती है जो कि बैठ के टीवी के सामने पूरे दिन भर बैठ के टीवी देखते रहे। और फैशन इंडस्ट्री के लिए आइडल वुमेन ऐसी होती है जो सुंदर दिखे, मतलब उनको उसकी पढ़ाई से लिखाई से कुछ मतलब नहीं है, उनको ये है कि बस सुंदर दिखनी चाहिए बस। सोसाइटी के लिए आइडल वुमेन ऐसी अच्छी वुमेन वो होगी, चाहे वो कितना ही पढ़ी लिखी हो, चाहे कितना ही काम करने, कितना ही मतलब वो अच्छी पोजीशन पे क्यों ना हो, बट अगर सोसाइटी के लिए एक आइडल हाउसवाइफ वही है जो अच्छा काम करती हो, पूरा काम वाम को मैनेज करती हो। प्रॉस्पेक्टिव इन लॉज के लिए ऐसी ब्राइड अच्छी है जो बहुत सारा दहेज लेके आए। एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसी है जो कि पूरे ऑफिस में एक अच्छा माहौल बना के रखे, लाइक जैसे फूल होता है ना वैसे। तो चाहे कितना ही टैलेंटेड हो, चाहे उसका टैलेंट वैलेंट की कदर नहीं है वहाँ पर, समझ रहे हो, तो वो आइडल परसेप्शन ये बहुत गलत चीज़ है। तो अब एक और क्वेश्चन इसमें आ जाता है, ये समझ में आ गया कि विमेन का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, विमेन इश्यूज़ का या जेंडर इश्यूज़ का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि उससे क्या बूस्ट मिला है कि कई सारी विमेन्स अब डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर्स के रूप में काम कर रही हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लाइफ में या सोशल लाइफ में विमेन का जो रोल है वो बहुत लिमिटेड है। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि विमेन स्टिल लैग बिहाइंड मच बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट इन इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेन। अभी भी विमेन्स पीछे हैं, इसको एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन आ सकता है। इसके डायरेक्ट यहाँ पर से पॉइंट आ जाएंगे, क्योंकि क्यों है ऐसा, विमेन्स अभी भी पीछे क्यों। और ये बल्कि ना ये सारे पॉइंट्स बच्चों तुम्हारे उसमें भी आ जाएंगे कि जो विमेन का रोल पॉलिटिकल लाइफ में या पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ विमेन इज इंपॉर्टेंट, वाई। क्योंकि वुमेन का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन या जेंडर इश्यूज को उठाना पॉलिटिक्स में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वुमेन अभी भी कहीं ना कहीं पीछे चल रही है ना, पीछे हैं, अभी भी उनको बूस्ट की जरूरत है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी, अब ये पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहां पर सारे डिसीजन, सारे चीजें मेल लेता है। मेन हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है, मेल। दूसरा, आज की डेट में भी विमेन का जो लिटरेसी रेट है, ये थोड़ा आपसे पुराना डेटा आपकी बुक में, तो उसके हिसाब से पढ़ लो। आज की डेट में द लिटरेसी रेट अमंग विमेन इज 54% कंपेयर टू 76% अमंग मेन। विमेन में लिटरेसी रेट कम है, लेस लिटरेसी रेट। इसके अलावा देखो विमेन का जो ये देखो प्रपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट हु गो फॉर हायर स्टडीज इज लेस इन कंपैरिजन टू बॉयज़। दूसरा, proportion of women among highly paid job is still very small. सेम जॉब के लिए मेन को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, विमेन को कम मिलते हैं। अच्छा, इस पर एक पहले क्वेश्चन आया था ये कि इक्वल, एक सरकार ने इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 पास किया है। इसमें क्या है कि जो से इक्वल वेजेस मिलेंगे, चाहे मेन हो, सेम काम के लिए मेन हो या विमेन हो, उनको सेम काम के लिए सेम पैसा मिलेगा। तो ये किससे इंश्योर हुआ है, सरकार के द्वारा दिया गया एक लॉ था, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। रेम्यूनरेशन मतलब होता है मनी, ठीक है, सैलरी जो मिलेगी, वेजेस जो मिलेंगे। प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। भाई एक डॉक्टर है, वो विमेन डॉक्टर है और एक मेन डॉक्टर है, ठीक है। एक्टर, डॉक्टर छोड़ो, एक्टर ले लो, एक विमेन एक्टर है और एक मेन एक्टर है,
सेम काम के लिए विमेन एक्टर 4 घंटे काम कर रही है तो वो सेम पैसा ले रही है, वो कम पैसा उसको दिया जाता था, और मेन काम करता था तो उसको ज़्यादा पैसा दिया जाता था। तो ये सरकार ने इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 पास किया, जिसमें अब से इक्वल मनी अमाउंट ऑफ मनी होगा। इसके अलावा आज भी विमेन के केस में सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन है, यानी सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन यानी जेंडर को पर्टिकुलर को चुनकर अबॉर्ट कराते हैं। क्या होता है कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान पता लग जाए कि लड़की होने वाली है तो वो अबॉर्ट करा देते हैं कई लोग, ठीक है। तो इसकी वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत कम हो गया था पहले इन कंट्री टू मेनली 914, यानी पर 1000 मेल चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, पर 1000 मेल 914 फीमेल्स हैं, ऐसा ये चाइल्ड सेक्स रेशियो। ये पुराने डेटा है, अब तो बहुत बदल गया, चीज़ें सिचुएशन बदल गई, क्योंकि वो सिचुएशन बदलने का रीज़न ही ये था कि हमारे देश में हमने इन जेंडर इश्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो ये सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन या चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत पुअर है, जैसे कि बिहार एक वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कंटिन्यूस हैरेसमेंट एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट वुमेन के केसेस भी देखते रहते हैं, खास करके अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। तो इसी वजह से जब तक का ये चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी ना, तब तक का जेंडर इश्यूज़ का पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होना ज़रूरी है। यानी पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है कि भैया न्यूज़ में, आपके पार्लियामेंट में, आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज में नेताओं के द्वारा सबको एक मेजर इश्यूज उठाना चाहिए जेंडर का, कि भाई विमेंस को भी इक्वल राइट्स मिले, ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये सारे उसके आंसर बन जाएंगे, ठीक है। किसके आंसर बन जाएंगे? वाई पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर इशू इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, इसके अलावा अब विमेंस का जब से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होने लगा है, उससे क्या फ़र्क पड़ा है? गवर्नमेंट हमारे देश में तो बहुत इस चीज़ में इस पर काम भी करा जा रहा है और बहुत काफ़ी असर भी पड़ा है। आपको पता होगा, ये पुरानी बुक है क्योंकि, तो इसमें वही लिखा हुआ है कि लोकसभा में आज तक नहीं, अब मैं आज तक नहीं बोलूँगा, पहले तक लोकसभा में जो स्ट्रेंथ थी विमेंस की, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में जो स्ट्रेंथ थी विमेंस की, दैट वाज जस्ट 10%, ठीक है। तो जस्ट 10%, यानी लगभग 50-60 विमेंस थी लोकसभा में, जो कि 2009 तक पूरी 545 सीट्स होती हैं, और उसमें से सिर्फ मात्र ये बहुत कम लेस नंबर था। स्टेट असेंबलीज में तो सिर्फ 5% था, लेकिन अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया जिसमें मिनिमम एक रिजर्वेशन मिलेगा, किसको? विमेंस को। ठीक है, तो इसको एक मिनट देख लो, इसमें क्या लिखो गया अभी आप, क्योंकि पढ़ना तो इस बुक के हिसाब से ना। इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ विमेंस इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो, द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड विमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज़ क्रॉस 10% ऑफ इट्स टोटल फर्स्ट टाइम इन 2009। बट अभी क्या कर रखा है, बट गवर्नमेंट रिसेंटली पास्ड लोकसभा विमेंस रिजर्वेशन बिल, लाइक लोकसभा विमेन पार्लियामेंटेरियन रिजर्वेशन बिल है ना, रिजर्वेशन बिल, जिसमें विमेंस को 33% सीट्स रिजर्व होंगी विमेन एमपीज के लिए। पहले क्या होता था, देखो अभी क्या है, इन गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन अ वुमेन बिकम्स चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। देखो इवन ये तो खैर अभी भी केस है कि मोस्टली हमारा जो कैबिनेट है, भले ही वो चीफ सीएम का कैबिनेट है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का, या फिर वो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट है, उसमें मोस्टली कौन लोग होते हैं? ये मेल लोग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पंचायती राज, वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज, यानी रिजर्वेशन ऑफ सीट। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को ठीक कैसे किया जा सकता है वुमेन के केस में, कि आप क्या दो उनको? रिजर्वेशन दो। जैसे कि लोक पंचायती राज में तो 1/3 सीट्स यानी 33% सीट्स रिजर्व्ड होती ही थी विमेंस के लिए, अब आपके इसमें हमारी लोकसभा में भी और भी अब ये से 1/3 सीट्स रिजर्व्ड रहेंगी। ये अभी रिसेंटली पास हुआ ये बिल, आपकी बुक में इसका जिक्र नहीं है,
सो इसमें लिखा ना, बिल विद द प्रपोजल हैज़ बीन पेंडिंग बिफोर पार्लियामेंट, बट ये अब पास हो चुका है। तो आपका ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि वैसे इससे क्वेश्चन जनरली मुझे लगता है कि अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि करेंटली इसमें काफ़ी डिसीजन मेकिंग आ चुकी है ना। बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि विमेंस का रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए रिजर्वेशन दे सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, लोकसभा में रिजर्वेशन विमेन को 33%, 1/3 रिजर्वेशन दे सकते हैं। पंचायती राज में तो है ही, इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी हम रिजर्वेशन दे सकते हैं विमेंस का पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए। अब जैसे कि ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो देख रहे हो, ये फ़ोटो ये बताती है कि ये विमेन बिल पार्लियामेंट के अंदर जाना चाह रहा है, लेकिन नेता लोग गेट पर, मेल नेता लोग उसको का रास्ता ब्लॉक करे हुए हैं, ठीक है। एंड दे आर सेइंग डोंट वरी वी विल फाइंड अ वे फॉर यू, कि विमेन बिल पार्लियामेंट में पेश ही नहीं हो पा रहा है, तो पास कैसे होगा। इसके अलावा रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, ये वाला पढ़ते हैं कि रिलीजन का पॉलिटिक्स में, ये तो खैर रिलीजन तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है और बहुत ही बहुत ही खतरनाक चीज़ है, और जो कि हमेशा पॉलिटिक्स में आता है। बहुत इस वजह से हिंसाएं भी होती हैं, बहुत वायलेंस भी होता है। तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। गांधी जी ने बोला था रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। इसका क्या मतलब था, एक्सप्लेन आ जाता है, कई बार आया हुआ है। What he meant by religion was not any particular religion like Hinduism और Islam। इनका ये मानना था, गांधी जी का जब कहते थे कि religion can never be separated from politics, उनका सिंपल सा ये मतलब था कि रिलीजन की हर रिलीजन में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं और उन अच्छी चीज़ों को पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो, ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन, यानी मॉरल्स, जो हर रिलीजन से कुछ अच्छे मॉरल्स को उठाओ और उनको पॉलिटिक्स में यूज करो, ठीक है। तो ये ह्यूमन राइट ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स कम्युनल राइट्स आर मेड अप फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी। ये तो पता ही आपको, कितने कम्युनल राइट्स होते हैं, कितने ह्यूमन ये रिलीजियस राइट्स होते हैं, जिसकी वजह से बड़ा दिक्कत होता है। कुछ रिलीजन ऐसे हैं जिनमें विमेन के जो लॉज हैं, फैमिली लॉज हैं, वो बड़े खतरनाक है विमेन के लिए। तो इसी वजह से ना क्लियर कट, क्योंकि हमारे देश में हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि हर एक नागरिक, भले वो किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी मज़हब से आता हो, किसी भी जेंडर का हो, उस पर्टिकुलर नागरिक को इक्वालिटी मिले, उस पर्टिकुलर नागरिक को खुल के आज़ादी मिले, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें पढ़नी है वो समझ लो। ये बाकी चीज़ें तो देखो पढ़ाई होगा लॉन्गर रन में आप लोगों ने। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ भाई लोग, वो प्लीज़ उस चीज़ को तो मत मिस आउट करना। कम्युनलिज्म क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनलिज्म का मतलब होता है जब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, ध्यान दो यहां पर लिखा हुआ है, कहाँ गया, कम्युनलिज्म एक टर्म ये होता है कि जब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट में तवज्जो दी जाने लगी, यानी इंपॉर्टेंस दी जाने लगी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, और गवर्नमेंट भी सिर्फ उसी रिलीजन को सपोर्ट कर रही है। तो देखो कहाँ गया, yes, communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community। पाकिस्तान में ऐसा होता है, ठीक है। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलोंग द पर्टिकुलर लाइन दैट, कि भाई दूसरे रिलीजन खराब है, हमारा रिलीजन ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक जगह, मैंने मार्किंग नहीं कर रखी ना, when one religion and its follower are pitted against another, यानी एक रिलीजन को तो बड़ा सुपीरियर दिखाया जा रहा है, दूसरे रिलीजन को बहुत इंफीरियर दिखाया जा रहा है, दैट इज व्हाट यू कॉल एज कम्युनलिज्म। सो this happened when the belief of one religion are presented as superior to those of other religion. One religion is shown as superior, other religion is shown as inferior to others, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। when the demand of one religious group are formed in opposition to another and when state power is used to establish domination of one religious group over the rest, ये बोलते हैं communal politics। बच्चों ध्यान रखो, पहला क्या है communal politics, क्या है communalism? When one religion and its follower are shown as superior, other religion are shown as inferior, and state power यानी government power is used to establish domination। अपनी डोमिनेशन रखने के लिए गवर्नमेंट की पावर्स का इस्तेमाल किया जाता है अपने रिलीजन की उसको यूज करने के लिए, और इसी को कम्युनलिज्म बोलते हैं, समझे?
आसान है, जो आसान भाषा जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से सुनना है और याद रखना है। कान में लगा लो हेडफोन, चलते चलते पढ़ लो। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइंस। दैट क्या है कम्युनलिज्म का मतलब? कम्युनलिज्म का मतलब है दैट द फॉलोअर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। सिर्फ एक कम्युनिटी देश में रहनी चाहिए, एक कम्युनिटी बस, और कोई नहीं। और किसी भी प्रकार का अगर डिफरेंस है तो उसको खत्म करो, किसी और दूसरी कम्युनिटी को मौका ही ना दो, ठीक है? ये कम्युनलिज्म है। बट ये ना ऐसे ये कौन से देशों की सोच होनी चाहिए? सोच उन देशों की तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज में आते हैं। कम्युनलिज्म वही लोग करते हैं, मोस्टली ऐसे ही देखा गया है। कम्युनलिज्म होने वाले कंट्रीज वही हैं जहां पर क्या बोलते हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज, ठीक है? तो इट ऑल्सो फॉलोज दैट द पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बिलोंग टू, इसका ये भी मतलब है, इट ऑल्सो फॉलोज दैट पीपल बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन कैन नॉट बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटी। यानी रिलीजन एक मेजर सोशल डिफरेंस होता है, ये इनका ये मानना होता है कम्युनलिज्म में, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी वजह से इफ द फॉलोअर ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सेम कॉमनलिटी, दीज आर सुपरफिशियल एंड इमटेरियल। ये आ सकता है कि कम्युनलिज्म की में लोग कैसे सोचते हैं, ठीक है? कि वन रिलीजन इज शोन एज सुपीरियर, अदर इज शोन एज इंफीरियर। स्टेट पावर यानी गवर्नमेंट्स पावर इज यूज टू डोमिनेट, एस्टैब्लिश डोमिनेशन, ठीक है? रिलीजन इज द मेन डिफरेंस इन सोशल कम्युनिटी ऑफ सोशल कम्युनिटी। मेन रीजन होता है, रिलीजन एक मेन रीजन होता है सोशल कम्युनिटीज के बीच में डिफरेंस का, यानी समाज में डिफरेंस का एक मेन रीजन रिलीजन है। ये कम्युनलिज्म में आप कहते हैं, ठीक है? तो ये है। और तो अब ये बोलता है कि कम्युनलिज्म में दिस बिलीफ इज फंडामेंटली फ्लॉड, ठीक है? ये गलत सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? देखो ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कम्युनलिज्म क्यों नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन है ना? कम्युनलिज्म क्यों नहीं होना चाहिए? वाई नॉट कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म अगर आप बोलो कि खराब है तो क्यों है खराब? क्योंकि इसके पीछे कारण है, सारे लोगों के, एक ही रिलीजन के लोगों के सेम एस्पिरेशंस नहीं हो सकते। जो एक रिलीजन को बिलोंग करने वाले लोगों के सोच समझ एक जैसी नहीं होगी, ऐसा है, खुद आप ध्यान करके देख लो। दूसरा, हर किसी का, एवरीवन हैज सेवरल अदर रोल्स, पोजीशन एंड आइडेंटिटीज। देयर आर मेनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी। अगर आपने एक रिलीजन की बात भी कह ली तो हर इंसान की पोजीशन अलग है, उसकी पहचान अलग है, अलग जगह से बिलोंग करता है। हो सकता है उसके लिए रिलीजन इतना मैटर ना करता हो, उसके लिए अपनी जिस एरिया से को बिलोंग करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, है ना? तो हर कम्युनिटी के अंदर अलग अलग आवाज़ें होती है, अलग अलग सोच होती है। तो देयरफॉर एनी अटेम्प्ट टू ब्रिंग ऑल फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर, ये क्या करेगा? ये अलग अलग पहचान को, मतलब आपकी अलग अलग आइडेंटिटी को सेम गलत कर देगा। जैसे आप एक अलग इंडिविजुअल हो, आपकी एक अलग पहचान है। अगर आप कह दो नहीं जी आप तो अपने पापा जैसे लगते हो, आप तो नहीं जी फलाना शाहरुख खान जैसा, क्यों शाहरुख खान जैसे लगते हो भाई? आप हो, शाहरुख खान है, वो वाली चीज कह रहा है। शाहरुख खान के अपने ओपिनियन है, अपने पर्सनल चीजें, आपकी अपनी चीज है, अपने ओपिनियन से। आप और शाहरुख खान सेम नहीं कैसे हो सकते हो? कल को आप शाहरुख खान से ऊपर चले जाओ यार, है ना? तो दैट इज द थिंग। अब कम्युनलिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है अनदर, कि कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। एक्सप्लेन, पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म कैसे एक्सप्रेस होता है, या क्या क्या कैसे जो इलेक्शन वगैरह है उसमें कैसे यूज किया जाता है। लोग, जनता या सरकार, सॉरी जनता नहीं, सरकार या पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनलिज्म का कैसे यूज करती हैं, किसमें? इलेक्शन के दौरान या पॉलिटिक्स में। पहला, द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ दैट These involve religious prejudices, stereotypes का यूज करा जाता है। अलग अलग रिलीजन, अरे ये तो ऐसे हैं, इस दूसरे रिलीजन वालों के लिए stereotypes यूज करते हैं, ओपिनियंस बनाते हैं, ठीक है? रिलीजियस प्रेजुडिसेस यानी भेदभाव करते हैं हम रिलीजन के बेसिस पर। हमें ये इतना कॉमन है कि हम लोग खुद भी नोटिस नहीं कर पाते। रिलीजियस कैसे निकलता है पॉलिटिक्स में? पहला चीज कि रिलीजियस प्रेजुडिस करते हैं, स्टीरियोटाइप करते हैं और अपने रिलीजन को सुपीरियर मानते हैं। दैट इज द थिंग भाई। सब लोग सर्वधर्म समान इक्वल है भाई, क्यों ऐसा करना? दूसरा, अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस। एक आप चेक कर लो आपका माइंड कम्युनल है या नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका रिलीजन डोमिनेट करे पूरी दुनिया को, तो बेशक
आप कम्युनल माइंड वाले हो सकते हो. सो अ कम्युनल माइंड wants that his religion, his or her religion should dominate the world or dominate the society. यानी मेजोरिटेरियन डोमिनेंस किसका होना चाहिए? उसके रिलीजन का. ये कम्युनल माइंड कहता है. तीसरा, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और रिलीजियस ग्राउंड लाइंस इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म. यानी वोट मांगने जाते हैं, क्या बोलते हैं, वोट मांगने जाते हैं तो किसका यूज करते हैं? अपने रिलीजन का सैक्रेड सिंबल, अपने सिंबल्स का यूज करते हैं, अपने रिलीजियस लीडर्स का यूज करते हैं. रिलीजियस लीडर यानी जो वो धर्म गुरु होते हैं, इमोशनल अपील करते हैं रिलीजन के नाम पर. ये भाई रिलीजन के नाम पर आप तभी वोट दोगे ना किसी को जब, क्या बोलते हैं, ये सब होगी. तो ये देख रहे हो क्या क्या इंपॉर्टेंट है. पहला हो गया रिलीजियस प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप बने हुए हैं. दूसरा, पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजन. तीसरा, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ बाय यूजिंग सैक्रेड सिंबल, रिलीजियस लीडर्स. इलेक्शन में ये कम्युनलिज्म को डालना. कई बार कम्युनलिज्म की वजह से क्या होता है, रायट्स हो जाते हैं भाई, कम्युनल वायलेंस हो जाता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान हुआ था. ठीक है, तो कम्युनलिज्म अगर आ जाता है तो कम्युनलिज्म, किसी के इंसान के दिमाग में कम्युनलिज्म है तो कैसे अफेक्ट होगा कि वो इंसान पर्टिकुलरली प्रेजुडिस करेगा, रिलीजन के क्या नाम बोलते हैं, नाम पर भेदभाव करेगा. आपकी 8th क्लास में ना एक अंसारी फैमिली का एक चैप्टर आता है जिसमें अंसारी फैमिली के साथ भेदभाव किया जा रहा था. मुंबई में वो घर ढूंढने की कोशिश करते बट उनको घर नहीं मिल रहा था बिकॉज दे वर मुस्लिम्स. ऐसा रिलीजियस प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप. दूसरा, पॉलिटिकल डोमिनेंस, अपने ही रिलीजन का, जैसे कि नदन आइलैंड में इससे पहले वाले चैप्टर में एक कैथलिक्स ने बेसिकली अपने धर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पर बहुत कुछ कर दिया था. तीसरा, इलेक्शन के दौरान सिर्फ और सिर्फ रिलीजन का इस्तेमाल किया जाता है वोट मांगने के लिए. भाई और भी तो इश्यूज हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, सैनिटेशन है, कितनी सारी चीज़ें हैं. इसके अलावा कम्युनल वायलेंस सबसे खतरनाक चीज़. तो इसीलिए ऐसा सब इंडिया में ना हो भी जाता है इंडिया में, लेकिन ना हो, कम लेवल पर रहे, कंट्रोल्ड तो रहे कम से कम. इसलिए हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने हमारे देश को सेक्युलर स्टेट बनाया. और वो सेक्युलर स्टेट में क्या था भाई, बहुत लंबी वीडियो जाएगी, देख लो. सेक्युलर स्टेट में ये था कि भाई हमारे इंडिया का देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया. जैसे श्रीलंका में बुद्धिज़्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. इसी वजह से आज इंडिया बचा हुआ है. सो सेक्युलर स्टेट, नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. दूसरा, ये पता होना चाहिए, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस. ये क्वेश्चन आया हुआ है. सेक्युलर स्टेट अगर हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या? नो ऑफिशियल रिलीजन. पॉइंट नंबर 1, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू. 4 स्टेटमेंट दे देंगे, कौन सा इनमें से ठीक है. ये पक्का आएगा भाई लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा, ध्यान दे लो. पहला, नो ऑफिशियल रिलीजन. दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट. अपना रिलीजन को प्रोफेस करो, प्रैक्टिस करो, कुछ करो. प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन. रिलीजन के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. और चौथा, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ स्टेट टू इंटरवीन इन मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी. रिलीजियस, अगर कोई रिलीजन के नाम पर अनटचेबिलिटी वगैरह वगैरह फालतू की चीजें कर रहा है तो स्टेट यानी गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी. कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है ताकि इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करी जाए. बात समझ गए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, अब देखो किस धर्म का सीएम बनेगा, ये फोटो दिखाती है. ठीक है, अच्छा चलो इसके आगे आगे बढ़ते हैं यार, क्योंकि फिर ये ना अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा ना तो तुम्हारा बस चैप्टर फिर वो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी. कास्ट एंड पॉलिटिक्स. अब आ जाते हैं कास्ट, थर्ड थिंग. अभी कास्ट में क्या है, इसमें 2 चीज़ें हैं, कास्ट इन इक्वालिटीज, हाउ कास्ट इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स एंड हाउ पॉलिटिक्स इज एक्सप्रेस्ड इन कास्ट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सिंपल सी बात है, कास्ट में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर. भाई कास्ट के अकॉर्डिंग डिवीजन ऑफ लेबर जो लोग करते हैं, है ना, कई लोग कास्ट में बड़ा ही मानते हैं जो कि गलत चीज़ है ना. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो है पढ़ने वाली चीज़ कि कास्ट इनइक्वालिटीज प्रैक्टिस कैसे करते हैं, कैसे होती है. इसमें हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, मैं उतनी चीज़ें बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्रिस्टल क्रिस्प है वो पढ़ना है. इसको पढ़ लिया तो पूरा समझ में आ जाएगा भाई, बस इतना पढ़ लो ये चैप्टर, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन यानी पिताजी से बेटे को, बेटे से उसके बेटे को, उसके बेटे से उसके बेटे को. हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन चलते आ रहे हैं. वॉज सैंक्शन बाय रिचुअल्स. मेंबर ऑफ सेम कास्ट ग्रुप वर सपोज टू फॉर्म अ सोशल कम्युनिटी. एक कास्ट के लोग
अपनी इसको सोशल कम्युनिटी मान लेते हैं, बाकियों को पराया मानते हैं, अपने कास्ट वालों को सेम मानते हैं. दे यूज टू मैरी विद इन द सेम कास्ट, अपनी ही कास्ट के अंदर शादी करेंगे, दूसरे लोगों के साथ बैठ के खाना भी नहीं खाएंगे दूसरी कास्ट के साथ बैठकर. ये तरीका होता है कास्ट इनइक्वालिटी को प्रैक्टिस करने का. कि हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन मतलब पिताजी से बेटे को, बेटे से बेटे को, बेटे से बेटे को. दूसरा, कास्ट ग्रुप को, सेम कास्ट ग्रुप को सोशल कम्युनिटी बना लेते हैं. दे मैरी विद इन द सेम कास्ट ओनली, डू नॉट ईट विद द मेंबर ऑफ अदर कास्ट. तो ये चीज़ है. तो ये जो चीज़ है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए. बाकी कास्ट को ना आउटकास्ट समझते थे, बाकी कास्ट को क्या समझते हैं, आउटकास्ट. इस पर काफ़ी सारे लोगों ने, हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे, कुछ दिमागदार, कुछ समझदार लोगों ने रिवोल्ट करा. इस पर ज्योतिबा फुले बहुत महाराष्ट्र में इन्होंने गुलामगिरी नाम की किताब भी लिखी. गांधी जी ने, बी आर अम्बेडकर ने, पेरियार रामास्वामी नाइकर ने, ये कुछ बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, इन्होंने आवाज़ उठाई और इसको ख़त्म किया. कौन कौन? ज्योतिबा फुले, गांधी जी और बाबा साहब और आपके ये नाइकर साहब. ठीक है. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इन्हीं के कुछ एफर्ट्स की वजह से और कुछ समय के बदलाव की वजह से कुछ बदलाव आए कास्ट सिस्टम में. सो पार्टली ड्यू टू देयर एफर्ट्स एंड पार्टली ड्यू टू सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगॉन चेंजेस. एक्सप्लेन. कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगॉन चेंजेस. एक्सप्लेन. कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो, सिंपल, ध्यान दो, बहुत लंबी वीडियो हो गई यार. विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से लार्ज स्केल, क्या क्या रीज़न रहे हैं जिनकी वजह से, मतलब कास्ट में मॉडर्नाइजेशन के क्या क्या रीज़न रहे हैं, कास्ट में बदलाव के. इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, शहर में बदल गया ना, गांव में ज़्यादा होता है, शहरों में कम होता है. लिटरेसी लेवल की ग्रोथ, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी. आप भाई सेम कास्ट का इंसान पिताजी जैसा ऑक्यूपेशन नहीं करता है, वो बदलता है. कोई आईएएस बन गया है, कितने बड़े बड़े लीडर्स बन गए. और लैंडलॉर्ड्स, विलेजेस में लैंडलॉर्ड्स की पोजीशन खत्म हो गई है. ओल्ड नोशंस ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन. जो पुराने नोशंस थे ना कास्ट हायरार्की के, वो खत्म कर दिए हैं, पूरा खत्म कर दिए हैं. कास्ट हायरार्की के जो सिस्टम थे वो सब खत्म हो गए. तो इसलिए बहुत बदलाव आ चुका है. फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, येट कास्ट हैज नॉट डिसअपियर्ड. इतना करने के बाद भी तब भी कास्ट नहीं बदली है. क्यों? कैसे? क्योंकि some older aspect of caste still persisted. Even now most people marry within their own caste or tribe. अभी भी कई लोग अपनी ही कास्ट और ट्राइब में मैरी करते हैं. तो देखो ये क्वेश्चन आ जाएगा, येट कास्ट हैज नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया, जस्टिफाई. ये है चीज, मैरी अभी भी होती है. दूसरा, अनटचेबिलिटी हैज नॉट कंप्लीटली एंडेड. इतना करने के बाद अनटचेबिलिटी आज भी गांवों में चलती है. तीसरा, इफेक्ट्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कंटिन्यू टू बी फेल्ट टुडे. जो पुराने जमाने में वो भेदभाव किया था, वो उसका फर्क आज भी देखने को मिलता है. चले जाओ जरा हरियाणा राजस्थान के गांव में, अब यूपी बिहार के गांव में, वहां आज भी ऐसा है. तो जो कास्ट पुराने ज़माने में जिन हायर लेवल पर थी, आज उन कास्टों के लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं. लेकिन जो कास्ट पुराने ज़माने में ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं. फिर एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है, हाउ पॉलिटिक्स कास्ट टेक्स फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स. ठीक है, कास्ट पॉलिटिक्स में कैसे फॉर्म ले लेती है. इसमें ये होता है, देखो कास्ट पॉलिटिक्स में कैसे यूज़ किया जाता है कास्ट का, कि जब कैंडिडेट्स को चूज करती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो क्या करती है, वो उस कैंडिडेट की कास्ट देखती है और जिस जगह पर उसको लॉन्च करना है, उस कैंडिडेट को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लॉन्च करना है, उस जगह की कास्ट कॉम्पोजिशन देखती है. ठीक है, तो मतलब ऐसे कैंडिडेट को लॉन्च किया जाता है जो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के कास्ट मेजॉरिटी वाली कास्ट को अलाइन करता हो, उसको मतलब बेसिकली उसको वोट मिल सके. दूसरा क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट कई बार कास्ट के नाम पर सपोर्ट मांगते हैं. भाई कास्ट के नाम पर, अरे हम तो तुम्हारे ही कास्ट वाले हैं, अजय हम तो तुम्हारे ही वाले हैं, हमको सपोर्ट वोट दो. तीसरा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आने की वजह से अब 1 पर्सन 1 वोट हो गया है. तो आजकल क्या कर रहे हैं लीडर्स लोग, अब डिफरेंट कास्ट वालों को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. तो कास्ट कॉन्शियसनेस आ गई है. इट हैज बॉट न्यू कॉन्शियसनेस अमंग पीपल दैट कास्ट वॉज ट्रीटेड एज इंफीरियर लो. उन लोगों को भी अब ये भी एक कास्ट का ये है. दो तो चलो नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव चीज़ हो गई कि जब से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आया कि हर पर्सन के पास इक्वल वोट है, तो अब नेताओं को उनके पास भी जाना पड़ता है. लोअर लोगों को, जिनको समझते थे सो कॉल्ड लोअर लोग होते हैं, उनके पास भी वोट जाने का पड़ता है. ठीक है, अच्छा ये अब फिर वही क्वेश्चन आ गया,
द फोकस ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम गिव एन एक्सप्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स. जस्टिफाई. क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शंस आर नॉट जस्ट अबाउट कास्ट एंड पॉलिटिक्स. इलेक्शंस में कास्ट ही अगर सब कुछ कर रही होती ना तो ऐसा नहीं होता. समझे कि कहने का मतलब ये कि सिर्फ कास्ट ही इलेक्शंस में नहीं है, और भी चीज़ें हैं. क्योंकि अगर कास्ट ही कर रही होती तो सिर्फ उसी बंदे को वोट मिल जाता जो कि मेजॉरिटी. सो नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन अ कंट्री हैज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ सिंगल कास्ट. एक कास्ट की किसी भी पार्लियामेंट में क्लियर मेजॉरिटी है ही नहीं. बताओ, अब कर लो, खड़ा कर लो कैंडिडेट वहां पर, अब मिल जाए वोट तो ठीक है, अलग बात है. दूसरा, नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी. सारी भाई तो खुद लॉजिकल लगाओ. ये अपनी कास्ट का, तुम लोग पढ़े लिखे हो गए हो, तुम लोग इतने पढ़ लिख गए हो, कल को तुम वोट डालोगे क्या इसलिए वोट करोगे किसी को कि चलो मॉनिटर बनाने के लिए वोट करना है? तुम इसलिए वोट करोगे अरे ये तो अजी अपनी कास्ट का है, या उसका काम देखोगे या उसके नेचर देखोगे? ऑब्वियसली. सो व्हेन पीपल से दैट द कास्ट इज अ वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, इट यूजुअली मीन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर ऑफ दैट कास्ट. बेसिकली कोई भी इंसान, किसी भी एक कास्ट के सारे वोटर्स एक पर्टिकुलर बंदे को वोट नहीं करते. मेनी पॉलिटिकल पार्टी में पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम सेम कास्ट. और ऐसा नहीं है, कंपटीशन भाई, तुम बड़े होशियार हो रहे हो. अगर कांग्रेस एक सेम कास्ट वाला डालेगी उस कॉन्स्टिट्यूंसी की, सेम कास्ट मेजॉरिटी वाले लोगों का, अपर कास्ट का मान लो, सपोज ब्राह्मण्स का ले लेते हैं एग्जांपल. कांग्रेस अगर ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो बीजेपी भी तो ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा करेगी. वो बेवकूफ थोड़ी ना है. तो सब लोगों में वोट बटेंगे नहीं क्या? सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट. इसकी वजह से थोड़ा सा वोट डिवीजन हो जाता है, तो इसलिए जीतने के आसार और कम हो जाते हैं. समझे ना भाई लोग? ये फास्ट है. इसके अलावा देखो, द रूलिंग, अगर कास्ट की वजह से ऐसा होता, चलो मान लो कास्ट की वजह से अगर होता कि भाई कास्ट की वजह से इनको वोट मिल रहा होता, तो जो एमपी एंड एमएलए, जो रूलिंग एमपी एंड एमएलए, वो इलेक्शन ही नहीं हारते. वो सेम कास्ट का बंदा हर बार ही वही बंदा आते रहता. ऐसा नहीं होता ना. तो रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी एंड एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज द इलेक्शन इन आवर कंट्री. ये नहीं हो पाता अगर सेम कास्ट का इंसान, सेम कास्ट के लोग सिर्फ सेम ही बंदे को वोट दे रहे होते हैं. समझे कि नहीं समझे? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. और दूसरा एक और चीज़ है कि भैया लोगों की ना अपनी खुद की प्रीफरेंसेस भी होती हैं. द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज. आप चाहे कुछ कर लो, आप खुद लॉजिकल लगा लो. तुमने बोला बीजेपी ने ब्राह्मण का कैंडिडेट खड़ा करा है, यहाँ पर कांग्रेस ने चलो मान लो कोई दूसरी कास्ट का कैंडिडेट खड़ा करा है, लेकिन बंदा कोई एक बंदा है, उसका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है भाई कांग्रेस से, तो वो कांग्रेस को ही वोट देगा. वो क्यों कास्ट का वो करेगा? इसके अलावा लोगों की एस्पिरेशंस वगैरह भी होती है. रिच एंड पुअर और मेन एंड वुमेन फ्रॉम डिफरेंट कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कास्ट के चक्कर में वोट करें. इसके अलावा पॉलिटिक्स इन कास्ट. पॉलिटिक्स जब कास्ट में आ जाती है तब क्या होता है ये भी देख लो. ठीक है, तो ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर. यानी जब कास्ट के अंदर ही पॉलिटिक्स आ जाए कास्ट सिस्टम में, इसका ये पॉइंट है. जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी बच्चों कि कास्ट के अंदर अगर पॉलिटिक्स होने लग जाए तो हर कास्ट अपने नंबर को बढ़ाने के लिए क्या करती है कि वो नेबरिंग कास्ट को अपने में, ये सब कास्ट को, उससे मिलती जुलती कास्ट को अपने आप में इंकॉर्पोरेट, अपने साथ मिक्स करने की कोशिश करती हैं. दूसरा, वेरियस कास्ट ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू कोalition. कई बार कुछ कास्ट और कम्युनिटीज़ लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके कोalition में आने की कोशिश करते हैं, नेगोशिएशंस में आने की कोशिश करते हैं. तीसरा, कुछ आजकल पॉलिटिकल एरेना में फॉरवर्ड और बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स आ गए हैं जो कि अपने आप को अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ के हिसाब से वो करते हैं. तो ये है भाई लोग. तो इन सेंस ऑफ पॉलिटिक्स हैज़ हेल्प पीपल फ्रॉम दलित एंड ओबीसीज. लेकिन कास्ट का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए से जो लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग थे, दलित एंड ओबीसीज को बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होने को मिला है, और ये की बहुत अच्छा चीज़ है. बच्चों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ. बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन ये वीडियो अगर आपने पूरी देखी होगी तो आई एम डैम श्योर कि आपको इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, अगर नहीं भी समझ में आया, मैंने बहुत साथ बोला है, तो आप बस इतना कर लो, उस चीज़ को ना बस खुद से पढ़ लो, बस समझ लो, बस उतना. मेरे से नहीं समझ में आ रहा वो, लेकिन ये टॉपिक छोड़ना मत, किसी और का देख लो, लेकिन ये टॉपिक मत छोड़ना.